सियासत का सुपरहिट मंगलवार। एक बुजुर्ग मंत्री यहाँ से विदाई लेना चाहता हूँ। 5 साल नहीं 50 साल का आप लोगों से जोड़ना चाहता हूँ। एनडीए महागठबंधन का पॉलिटिकल वॉर। 20 का बदला 40 पाकिस्तानियों को मार कर लेने का काम किया था और आपने हम लोगों को काम करने का अवसर दिया। हम तो आप सबकी सेवा करते रहते हैं। न्याय के साथ विकास हमारा लक्ष्य है। समाज के हर तबके का विकास। सत्ता के साधकों का प्रचार वॉर। आज पूरे दुनिया में भारत के विकास का डंका बज रहा है। मगध की भूमि पर त्रिशक्ति संचार। मैनिफेस्टो से होगा सियासी बेड़ा पार। I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. जनशक्ति की भक्ति से सत्ता सिद्धि का त्योहार। इन लोगों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाह का मुंह तोड़ जवाब दे। मोदी ही क्या, कोई भी आपके आरक्षण का हाथ नहीं लगा सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की सियासी लड़ाई में आज चौकीदार के ललकार की गूंज रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई और गया से बिहार में अपने मिशन लोकसभा के लिए प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बहुत काम करते हैं, कौन कहता है अगर तो विरोधी कहता है। दर्शन करने आए नरेंद्र मोदी को, वो मेरे लिए भगवान है। तो वो नेता है, इसलिए हम लोग उनको देखने नहीं आए। महापुरुष है, इसलिए उनको हम लोग देखने के लिए आए। हमें आजादी चाहिए तो मोदी चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके मैं आज आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने हमें 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दिया। मीठे रस से भरे मोदी प्यारो लागे, मन भावन लागे, बड़ी प्यारो लागे। मीठे रस से भरे मोदी राजा लागे, राजा लागे, मन भावन लागे। चरम पर पहुंचा चुनाव प्रचार। बिहार में चौकीदार की ललकार। विपक्ष पर मोदी का प्रचंड प्रहार। एनडीए त्रिमूर्ति का महागठबंधन पर वार। 2019 में फिर सत्ता की सिद्धि पाने में जुटे एनडीए कुनबे के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने आज बिहार में हुंकार भरी, विरोधियों पर प्रचंड प्रहार किए। कहा कि कांग्रेस के लोग जब भी सत्ता में आते हैं, सीधी चल रही गाड़ी को पीछे की ओर ले जाते हैं। पीएम ने कहा कि महामिलावटी दल सेना से आतंक पर प्रहार के सबूत मांग रहे हैं। महामिलावट के कई रंग देखे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सीएम श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का बयान सुनकर के पूरा देश चौंक गया। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री पद होना चाहिए, ऐसी मांग रखी। देश में आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, जो प्रधानमंत्री न सिर्फ शक्तिशाली हैं, बल्कि जिनका विजन है, जिनमें इतनी ताकत है कि वो दुश्मन से जमीन पर भी मुकाबला कर सकते हैं, आकाश में भी मुकाबला कर सकते हैं और अंतरिक्ष में भी मुकाबला कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए के सभी दलों ने बिहार को बदलने का काम किया है। अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गरीब परिवार के लोगों को आयुष्मान भारत, गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना समेत किसानों के लिए काम किया है।
पीएम ने विपक्ष पर आरक्षण को लेकर भ्रम की राजनीति का आरोप लगाया। दो प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? क्या भारत में दो प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करेगा क्या? एक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, एक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री, ये हो सकता है क्या? किसी को भी मंजूर है क्या? आपका विरोध है कि नहीं है? आप डट करके विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के प्रगति में केंद्र का जो सहयोग हुआ है, ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र में, बिहार में सड़क निर्माण के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार की प्राप्त हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जमुई और गया में पीएम मोदी को सुनने लोगों की भारी भीड़ पहुंची। गया में पीएम मोदी को सुनने भारी संख्या में विदेशी प्रशंसक भी पहुंचे। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की त्रिमूर्ति की हुंकार के साथ बिहार में सियासी प्रचार का तापमान अब चरम पर पहुंच चुका है। जमुई से रूपेंद्र और गया से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गया में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू आतंकवाद को लेकर भी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। जांच सही से न हो, इसके लिए भी इन्होंने एक हौवा खड़ा कर दिया, हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस के नामदार, इनके थिंक टैंक, हर कोई हिंदू आतंकवाद को भारत में आतंक के लिए जिम्मेदार ठहराने में जुटा। इस चौकीदार ने आपके लिए जो कुछ भी किया है, उससे आप खुश हैं? खुश हैं? बाकी जो काम बचा है, वो काम भी यही चौकीदार पूरा करेगा। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? सिर्फ दो तरह के लोग हैं जिनको चौकीदार से परेशानी है। आपको मालूम है कौन है? ये चौकीदार से परेशान है, वो कौन लोग है? कौन है? ये दो लोगों में एक महामिलावटी और उनके पैरोकार, और दूसरे आतंकवादी और उनके मददगार। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के 2 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उनकी रैली के बाद आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए साल 2015 के वादे को याद दिलाया और पूछा कि क्या वादा पूरा हुआ। मोदी पे हमको नहीं बात करनी है, हमको मुद्दे पे बात करनी है। मुद्दा है रोजगार का। मोदी जी ने बताया रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोदी जी ने बोला गरीबी दूर कैसे होगी। पिछड़े दलित आदिवासी का जो आरक्षण का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, उसमें क्या हुआ? तो ये इन लोगों की राजनीति है। जहर गया गए 2015 में गया में उन्होंने कहा था कि ताजमहल में टूरिस्ट जितने आते हैं उससे ज्यादा टूरिस्ट जब डबल इंजन की सरकार होगी तो वो देने का काम करेंगे। क्या हुआ गया? ये गया में उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि भाई उल्टा लोटा लेके मत आना, उल्टा लोटा लेके मत आइएगा, क्योंकि केंद्र सरकार विकास की गंगा बहाने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को पार्टी ने जन आवाज का नाम दिया है और इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, हम निभाएंगे। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी ने 55 पन्नों के घोषणा पत्र को 6 हिस्सों में बांटा है। काम, दाम,
शान, सुशासन, स्वाभिमान और सम्मान के नाम से इन तमाम हिस्सों में वादों की झड़ी लगाई गई है। – 2019 के चुनावी मैदान में कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 90 करोड़ वोटरों के सामने रखा है अपनी पार्टी का घोषणा पत्र। इसमें कांग्रेस ने वादा किया है कि वो सत्ता में आने पर देश में न्याय स्कीम लागू करेगी। इसके जरिए देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 2019 के चुनावी संग्राम में ये वादों का लुभावना पिटारा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्याय स्कीम के साथ ही दूसरा सबसे बड़ा वादा रोजगार का है। इसके जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश है। 8 करोड़ 40 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने पाले में करने का मकसद है। पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक मार्च 2020 तक सरकारी नौकरियों के 22 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतों में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 3 साल तक नए कारोबारों को किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। जन समस्याओं का उन्होंने 2-3 वर्षों तक अध्ययन किया और देश को जिन कुछ प्रमुख समस्याओं के समाधान की बात करने को थी वो उन्होंने करने की बात की है। इस मैनिफेस्टो में साफ तौर पर 72,000 रुपए कहा कि डायरेक्ट, ये कोई चुनावी वादा नहीं, हम गरीबों के खाते में डालेंगे और 5 साल में 3,60,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट जाएगा। ये एक बड़ी बात है। इस कांग्रेस पार्टी हमेशा से आजादी के बाद से हमेशा भारत की बात करता है, देश की बात करता है और देश में रह रहे सभी भारतीयों की बात करता है। हम गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की बात कर रहे हैं, कैसे उनके जिंदगी में सुधार लाने की बात कर रहे हैं, कैसे उनके जिंदगी में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 72,000 सालाना अगर उन्हें मिलता है जो 12,000 महीने का होता है तो उनकी जिंदगी में बहुत सुधार आएगा। उधर एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को वो छलावा बता रही है, झूठ का पुलिंदा करार दे रही है। मैनिफेस्टो पर देखिए देश की जनता इन दिनों ध्यान भी नहीं दे रही होगी क्योंकि जानती है ये कभी वापस आने वाले हैं नहीं। तो जो सरकार में आने ही वाले नहीं है, कितना भी ख्याली पड़ा दिखाएं तो उसे कोई, हमको नहीं लगता है कि इसको जनता कोई गंभीरता से ले रहा है। राहुल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए अपना चुनावी एजेंडा सामने रख दिया है, जिस पर अब 2019 के चुनावी महाभारत में वार पलटवार और तेज होना तय है। आने वाले दिनों में इस पर चुनावी घमासान आर पार में बदलेगा। कहीं यही चुनावी लड़ाई का केंद्र न बन जाए। दिल्ली से आसिफ इकबाल, पटना से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी में बागी बन चुके लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सोमवार देर शाम लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाले तेज प्रताप यादव से पार्टी का एक तबका खासा नाराज है। पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने पर अब तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में तेज प्रताप ने जिस तरह की बयानबाजी की है उससे पार्टी के सभी बड़े नेता नाराज बताए जा रहे हैं। बागी प्रताप से बढ़ी नाराजगी, आरजेडी के सीनियर्स ने बनाया दबाव, तेज प्रताप पर हो सकती है कार्रवाई। बागी बन चुके तेज प्रताप को लेकर आरजेडी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पार्टी के फैसले के खिलाफ तेज प्रताप के बयान और ऐलान से पार्टी के बड़े नेता नाराज हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा कि अब तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का दबाव आला कमान पर बनाया जा रहा है।
सीनियर्स सिर्फ इतना जानते हैं कि लालू राबड़ी के बाद तेजस्वी उनके नेता हैं। बाकी जो भी विरोध करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय तेज प्रताप जी से बात करेंगे, तेजस्वी जी से बात करेंगे और मैडम राबड़ी देवी जी से बात करेंगे, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। कब बात कीजिएगा? आज ही बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। लेकिन जो मोर्चा बनाएगा वो मुंह का खाएगा, इसलिए कि इस मोर्चे को लोगों ने नहीं पसंद किया। कोई भी मोर्चा पसंद नहीं है जनता को। जनता को पसंद है पर सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। दरअसल सोमवार को तेज प्रताप ने जी बिहार झारखंड से बात के दौरान पार्टी के कई फैसले का विरोध किया। सबसे पहले तेज प्रताप ने आरजेडी के उम्मीदवारों का विरोध किया। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव प्रत्याशी हैं। तेज प्रताप उनके विरोध में उतरे हुए हैं, तो शिवहर पर वो अपने पसंद के प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं। वहीं सारण सीट पर भी चंद्रिका राय का तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे हैं। राबड़ी देवी को सारण सीट से चुनाव में उतारने की मांग की है। अगर राबड़ी देवी नहीं उतरती हैं, तो तेज प्रताप ने निर्दलीय सारण से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही तेज प्रताप ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के खिलाफ भी बयान दिया है। तेज प्रताप के इन्हीं तेवर से पार्टी के दूसरे नेता परेशान हैं, लेकिन इससे मौका विरोधियों को मिला है। विरोधियों की माने तो घर में जारी कलह से आरजेडी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर देख रहा हूं कि आरजेडी में अब नेतृत्व का घोर अभाव है और आरजेडी परिवार की पार्टी होने के कारण परिवार के कलह के शिकार हो रही है और यहीं से आरजेडी के पतन की कहानी प्रारंभ होगी। तेज प्रताप के हालिया रवैये को देखकर आरजेडी की परेशानी बढ़ गई है। सवाल पार्टी के अंदर से भी उठने लगे हैं, यानी मुश्किल तेज प्रताप के लिए है, क्योंकि अब पार्टी में वो अलग थलग पड़ने लगे हैं और अकेले होकर वो क्या कर लेंगे ये वो खुद भी जानते हैं। नवजीत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। आरजेडी से बागी बने तेज प्रताप यादव को लेकर तेजस्वी अभी कुछ भी बोलना नहीं चाहते। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि तेज प्रताप के मसले पर वो घर में बात करेंगे, मीडिया में नहीं। तेजस्वी के बयान से तो यही लग रहा है कि वो तेज प्रताप के मसले को घर का मसला मान रहे हैं। तेज प्रताप जी के बारे में आपका क्या राय है? वो आपके बड़े भाई हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही, क्या कहेंगे? मेरी राय क्या होगी नहीं होगी, हम अपना घर में बात करेंगे, पार्टी में बात करेंगे। तो साफ कह दिया उन्होंने कि मेरी राय उनको लेकर क्या होगी ये बात मैं घर में करूंगा, आपस में ही हम लोग बात करके इसको सुलझाएंगे, ये तेजस्वी यादव का कहना है। दरअसल तेज प्रताप ने पार्टी का विरोध शुरू कर दिया है, पार्टी के फैसलों का विरोध शुरू कर दिया है, जिससे तमाम नेता नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में जीतन राम मांझी को जबरदस्त झटका लगा है। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर में दो फाड़ हो गया है। पार्टी टूट चुकी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महाचंद्र प्रसाद सिंह और अजीत सिंह समेत कई जिलों के अध्यक्षों ने इस्तीफा देकर नई पार्टी का गठन किया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं में ने नई पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यूनाइटेड का गठन किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से आज हम सब सामूहिक इस्तीफा देते हैं और ये भी प्रस्ताव आया कि आज हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यूनाइटेड का एक पार्टी का स्वरूप देंगे। उसके व्यापक संगठन को तय करने के लिए 25 व्यक्तियों की संचालन समिति बनी है। हमारा एक संचालन समिति का भी गठन होगा। सब उसमें प्रबुद्ध और पॉलिटिकल वर्कर्स को हम लोगों ने शामिल किया है, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का, और हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोगों का एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा और उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। लेकिन एक बात हम बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि जो समरस समाज का बात करके जात पात का घृणित राजनीति इस राज्य में करता है, हम उसका मुखालफत निश्चित रूप से करेंगे। नीतीश सरकार ने नेताओं को मिलने वाली सुरक्षा की रिव्यू की है और इस सुरक्षा रिव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री पर मेहरबानी तो जीतन राम मांझी पर बेरुखी दिखाई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। Z+ सुरक्षा से काटकर सिर्फ Z क्लास की सुरक्षा दी गई है। राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा दी गई है।
नेताओं की सुरक्षा रिव्यू पर सियासी राय, सुरक्षा समीक्षा पर हम का सवाल, जीतन राम मांझी से बेरुखी क्यों? बिहार सरकार ने नेताओं की सुरक्षा का रिव्यू किया तो उस पर सियासत शुरू हो गई। हम पार्टी ने जीतन राम मांझी की सुरक्षा को लेकर सरकार पर बेरुखी का आरोप लगाया है। मांझी की पार्टी का कहना है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से लालू राबड़ी देवी को Z+ की सुरक्षा दी जा रही है, फिर मांझी को Z+ क्यों नहीं? बिहार सरकार ने नेताओं का सुरक्षा का रिव्यू किया। रिव्यू में जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। Z+ की सुरक्षा अभी तक मिल रही है, उनको घटा करके कटौती कर Z कर दिया गया है। राबड़ी देवी और माननीय लालू प्रसाद जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये हर कोई जानता है बिहार में कि उनको जब Z+ मिला है तो मांझी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नियमतः उनको भी Z+ मिलना चाहिए। मांझी की सुरक्षा को लेकर हमने जो सवाल उठाए उससे सत्ता पक्ष की ओर से सिरे से नकार दिया गया और मांझी की पार्टी पर मामले को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। सुरक्षा की एक समिति अफसरों की होती है जो समीक्षा करते हैं समय समय पे, और उसके अनुसार लोगों को सुरक्षा दी जाती है, उनको भी सुरक्षा दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार सिक्योरिटी का रिव्यू करती है और उसके आधार पर जिसको जैसे जो करना होता करती है। लेकिन इस तरह की बात करना कि एक दलित होने के नाते और उनके सुरक्षा में कटौती की गई है, बड़ा दुर्भाग्य है।